हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज रुचिर चौहान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। ये तीनों ही टॉपिक बोर्ड पॉइंट व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो है हमारा है ओम्स लॉ। ये क्या कहता है ओम्स का लॉ? इट स्टेट्स दैट इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू ए मेटालिक वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स प्रोवाइडेड इट्स टेम्परेचर रिमेन्स सेम। ठीक है, आई रिपीट, प्रोवाइडेड इट्स टेम्परेचर रिमेन्स सेम। उन्होंने क्या बताया कि जो करंट किसी वायर में हमारा फ्लो कर रहा है अक्रॉस टू एंड्स, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? वोल्टेज के, या कह सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस के, या सिंपली हम कह सकते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। मतलब अगर किसी दो वायर्स के बीच में अगर हम कोई पोटेंशियल डिफरेंस दे रहे हैं वोल्टेज का V, तो जैसे जैसे हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे या जैसे जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस को यहाँ पे इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे करंट की वैल्यू में भी इंक्रीमेंट आएगा। बट कंडीशन ये दे रखी है कि टेम्परेचर क्या होना चाहिए यहाँ पे? सेम, या कई बार ये भी कहते हैं फिजिकल कंडीशन रिमेन्स द सेम। ठीक है, तो यहाँ पे टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं करना है। टेम्परेचर जो है हमारा मान लीजिए 30 डिग्री है, 35 डिग्री है, 25 डिग्री है, जो भी है वो सेम रहेगा। हम उस मटेरियल का टेम्परेचर चेंज नहीं करेंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे हमारा क्या हो रहा है, उसी रेशियो में हमारा करंट भी इंक्रीज हो रहा होगा। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ इसे। अब इसमें आगे देखिए, इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए उन्होंने क्या लगाया? एक कांस्टेंट, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं R से इंटू आई। ये जो R है यही कहलाया हमारा रेजिस्टेंस। ये जो R है, जो कांस्टेंट लगाया है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाया है, इसी को कहा गया है रेजिस्टेंस। ओके, तो ये रेजिस्टेंस की अगर हम वैल्यू निकालते हैं, रेजिस्टेंस बराबर क्या होता है? वोल्टेज डिवाइड बाई करंट। ये बात आपको याद रखनी है। अब यहाँ पे ये बात देखिए, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या रहेगी यहाँ पे? कांस्टेंट। रेजिस्टेंस की वैल्यू लगातार कांस्टेंट रहेगी। कब कांस्टेंट रहेगी? ये दिखाएगा कि जैसे जैसे जितना रेशियो में आप वोल्टेज बढ़ाओगे, इंक्रीज करोगे, उसी रेशियो में आपका क्या होगा? करंट की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो ये R की वैल्यू क्या रहेगी? हमेशा कांस्टेंट। R की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी। मान लीजिए अगर वोल्टेज आपकी 2 वोल्ट है और करंट भी आपका मान लीजिए 2 वोल्ट है, अब आपने वोल्टेज बढ़ाई तो वोल्टेज हो गई आपकी मान लीजिए 3 वोल्ट, तो करंट भी उसी रेशियो में बढ़ेगा, वो भी 3 वोल्ट हो जाएगा। क्योंकि हमें क्या रखना है? V अपॉन आई की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे? 1। तो V अपॉन आई की वैल्यू यहाँ पे हमें क्या रखनी है? सेम ही आनी चाहिए। रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होनी चाहिए? सेम ही होनी चाहिए। रेजिस्टेंस की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं होगा। इसके अलावा इसमें इसका VI ग्राफ भी आ जाता है बनाने के लिए। मान लीजिए यहाँ पे वोल्टेज है, यहाँ पे करंट है। ठीक है, एक्स एक्सिस पे हमने वोल्टेज ले ली, और या ऐसा कर लीजिए, ऐसा चेंज कर लीजिए, हमने क्या किया? वाई एक्सिस पे वोल्टेज ले लिया और एक्स एक्सिस पे करंट ले लिया है। अगर हम इसको ड्रॉ करेंगे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, तो ये जो लाइन आएगी एक, ये एकदम स्ट्रेट लाइन आएगी, और ये लाइन क्या शो करेगी? ये शो करेगी रेजिस्टेंस। मतलब अगर इसका आप स्लोप निकालते हो, इस लाइन का स्लोप निकालते हो, स्लोप का मतलब क्या होता है? y अपॉन एक्स। स्लोप मतलब जो y एक्सिस, वो y एक्सिस पे क्या है? वोल्टेज डिवाइड बाई जो x एक्सिस पे वो, तो वो हो गया आपका करंट। तो क्या शो करता है? ये रेजिस्टेंस। तो आप जब स्लोप की वैल्यू निकालोगे वो क्या होगा? आपका रेजिस्टेंस, और इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट। क्यों रहेगी? क्योंकि जिस रेशियो में आपका मान लीजिए वोल्टेज बढ़ रही है उसी रेशियो में करंट भी, कहीं पे भी देख लीजिए, जितना V उतना ही I। फिर यहाँ पे V बढ़ाया और उसी रेशियो में हमने I को भी इंक्रीज करेंगे। तो ये बात आपको यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से याद रखनी है। तो इस तरीके से कई बार ग्राफ भी ड्रॉ करने के लिए आ जाता है कि ओम्स लॉ के लिए आप यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करके दिखाइए। तो आपका क्या होगा? ओम्स लॉ के लिए आपका ग्राफ कैसा होगा? एकदम स्ट्रेट ग्राफ होगा, स्ट्रेट लाइन आएगी, तो वो ओम्स लॉ को रिप्रेजेंट करेगी। अगर मान लीजिए ये ग्राफ बना हुआ है V और I, क्या ये ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है? नहीं, ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि देखिए करंट बिल्कुल कम है, उसके बावजूद वोल्टेज क्या हो रही है? बढ़ रही है, फिर कम हो रही है, फिर ज़्यादा हो रही है। तो यहाँ पे V अपॉन आई का जो रेशियो है वो कांस्टेंट नहीं है, जिसकी वजह से ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। ये बात बिल्कुल आपको याद रखनी है।
इसके अलावा दो चीज़ें और आती हैं कि ओहमिक कंडक्टर्स कौन से होते हैं और नॉन ओहमिक कंडक्टर्स कौन से होते हैं। तो ओहमिक कंडक्टर्स वो कंडक्टर्स होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल आपका सिल्वर हो गया, आपका कॉपर हो गया। इसी के साथ साथ नॉन ओहमिक कंडक्टर्स वो कंडक्टर्स होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते, मतलब जो ओम्स लॉ को नहीं मानते हैं। तो वो कौन सा कंडक्टर्स हो गए, वो कौन सा मटेरियल हो गया, वो हो गया आपका डायोड। डायोड जो होता है आपका वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। कभी कभी एमसीक्यूज में इस तरीके के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, अभी मैंने बात की थी। तो रेजिस्टेंस को हम डिफाइन कैसे करेंगे। नॉर्मली रेजिस्टेंस को अगर मैं देसी भाषा में कहता हूँ तो उसका मतलब होता है रुकावट। रेजिस्टेंस का मतलब होता है एक तरीके से रुकावट। और यहाँ पे रुकावट किसके लिए है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या करंट। क्योंकि देखिए करंट कैसे प्रोड्यूस होता है, ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्ज। तो ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम डिफाइन करते हैं तो कैसे करेंगे। रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल। रेजिस्टेंस जो है एक तरीके की प्रॉपर्टी है किसी मटेरियल की या किसी कंडक्टर की, थ्रू विच इट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज, थ्रू विच इट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और करंट। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आर। इट्स ऐसा यूनिट इज ओम। ये बात याद रखिएगा कि जो आपकी रेजिस्टेंस है उसकी यूनिट क्या होती है, ऐसा यूनिट क्या होती है, ओम, OHM, और उसका सिंबल ये आपको बना हुआ है। ओके, जूम कर देता हूँ मैं इसे। नेक्स्ट है आर डिपेंड्स ऑन 4 फैक्टर। यहाँ पे ये बताया गया कि रेजिस्टेंस जो है किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है किसी मटेरियल के। तो रेजिस्टेंस जो है यहाँ पे आपके 4 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। पहला है आपका लेंथ, दूसरा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तीसरा है मटेरियल और चौथा है टेम्परेचर। ओके, ये इन 4 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, LENGTH, लेंथ। तो ये 4 फैक्टर के ऊपर यहाँ पे डिपेंड करता है। लेंथ की किसी मटेरियल की कि कितनी लेंथ है उस पर डिपेंड करेगा, कितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन समझ लीजिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे कोई वायर है तो वायर कैसा होता है, इस सर्कुलर इस सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है। तो ये जो आप ये पोर्शन देख रहे हैं ये होता है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ओके, तो इस पर यहाँ पे ये डिपेंड करता है। नेक्स्ट है आपका मटेरियल और उसके बाद है टेम्परेचर। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक जो आया इसमें आगे कि रेजिस्टेंस जो देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के। रेजिस्टेंस जो है आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। अब देखिए यहाँ पे क्या बताया कि अगर मान लीजिए किसी वायर की लेंथ क्या है, हम बढ़ाते जाते हैं तो क्या होगा, उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मतलब अगर हम किसी वायर का, ये है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अगर किसी वायर को हम मोटा कर देते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा देते हैं, तो एरिया अगर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये बात आपको याद रखनी है, अगर एरिया बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, अगर एरिया कम कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो इन दोनों को हमने कंबाइन किया, R इज प्रोपोर्शनल टू L/A। अब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाया तो एक कांस्टेंट लगाया, इसको कहा है हमने रो, जिसका नाम है यहाँ पे रेजिस्टिविटी। तो R बराबर ρL/A एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कई बार न्यूमेरिकल्स इससे पूछ लिए जाते हैं। R इक्वल टू ρL/A। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। यहाँ पे जो रेजिस्टिविटी है इसकी यूनिट क्या होती है, ऐसा यूनिट होती है ओम मीटर। इसकी यूनिट क्या होती है, ओम मीटर। आप फाइंड आउट कैसे करेंगे इसकी यूनिट। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, रेजिस्टिविटी निकालेंगे। रो बराबर क्या होता है, RA/L। अब देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस यूनिट क्या होती है, ओम। एरिया की मीटर स्क्वायर, लेंथ की मीटर, मीटर से मीटर कटेगा तो बचेगा क्या आपके पास, ओम मीटर। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि जो रेजिस्टिविटी है उसकी यूनिट क्या होती है, ओम मीटर। अब यहाँ पे एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो रेजिस्टिविटी है सिर्फ 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, मटेरियल ऑफ द वायर के किस मटेरियल का बना हुआ है, साथ में टेम्परेचर। ये एरिया पे डिपेंड नहीं करती, ये लेंथ पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई एक वायर लिया, उसकी लेंथ हमारे L है और रेजिस्टिविटी रो है, तो अगर हमने इसकी लेंथ को दुगना कर दिया और तो क्या होगा, हमसे पूछा जाएगा कि इसकी रेजिस्टिविटी कितनी होगी। तो उस केस में रेजिस्टिविटी में कोई भी चेंज नहीं आएगा, ये बात आपको याद रखनी है। ओके, तो ये समझ में आ गया कि रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है, ओम मीटर। अब यहाँ पर रेजिस्टिविटी को हम डिफाइन कैसे करते हैं, अगर डिफाइन करने के लिए आएगा
तो रेजिस्टिविटी को नॉर्मली देखिए आप यहाँ पे कहते हैं रो बराबर RA अपॉन L। ओके, तो रेजिस्टिविटी को नॉर्मली ऐसे हम डिफाइन कर देते हैं कि अगर resistivity is equivalent to the resistance if area of cross section of the wire is 1 meter square and its length is 1 meter। ओके, तो हमने क्या माना है, रेजिस्टिविटी को डिफाइन इस तरीके से किया जाता है कि रेजिस्टिविटी बराबर क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर अगर ए की वैल्यू क्या हो जाए 1 मीटर स्क्वायर और लेंथ की वैल्यू क्या हो जाए 1 मीटर, मतलब इन दोनों की वैल्यू अगर 1 हो जाएगी तो उस केस में रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के ही बराबर हो जाती है। तो नॉर्मली क्या होता है, हम रेजिस्टेंस कहते हैं कि रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज हो गई है। ठीक है, रेजिस्टिविटी भी वही चीज़ है, जैसे इट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज है वही चीज़, बट यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ें मानी गई हैं कि कब इसे रेजिस्टिविटी को डिफाइन किया है कि ये रेजिस्टेंस के बराबर अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है और लेंथ है 1 मीटर। देखिए अब ये हो गए 1 तो यहाँ पे एरिया का कोई फैक्टर नहीं हो रहा और ना ही कोई लेंथ का कोई इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, ये दोनों कोई इफेक्ट इसके ऊपर नहीं डाल रहे हैं, इस वजह से जो रेजिस्टिविटी है सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करेगी और टेम्परेचर पे। तो अगर किसी का मटेरियल ही चेंज कर दिया जाएगा तो उस केस में रेजिस्टिविटी चेंज हो जाएगी। रेजिस्टिविटी लेंथ बढ़ाने पे घटाने पे या एरिया बढ़ाने पे घटाने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता रेजिस्टिविटी के ऊपर। ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान रखना है क्योंकि बच्चे यहाँ पर मिस्टेक कर जाते हैं। ओके, नॉर्मली यहाँ पे देख लीजिए अलॉय जो है इनकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, हाई होता है एंड इट हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, इनकी मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है। अब आप पूछेंगे अलॉय क्या होता है, तो अलॉय क्या है कि अगर 2-3 तरीके के मटेरियल्स हम मिला लेते हैं, 3-4 तरीके के मटेरियल्स या मेटल्स मिलाते हैं और जो एक नया जो मटेरियल बनता है उसको हम कह देते हैं अलॉय। अलॉय की जो रेजिस्टिविटी या कह सकते हो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो नॉर्मल जिन मेटल्स से मिलकर बना होता है उससे ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से दे आर यूज इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस। उन्हें कहाँ यूज़ किया जाता है, हीटिंग डिवाइसेस में इस्तेमाल करते हैं, जैसे आपका ब्रेड टोस्टर हो गया या आपका प्रेस हो गई या आपका जो आपका हीटर हो गया, वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे भी मेल्ट नहीं होता है। ओके, ये बात आपको पता होना चाहिए। इसका एग्जाम्पल क्या है अलॉय का, निक्रोम हो गया, मैंगनीन हो गया, ये सब इसके क्या है एग्जाम्पल्स हैं। ओके, तो मुझे लगता है लेक्चर में आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इन केस कोई अगर डाउट रह गया है तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।